हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 15 द मुगल एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। एट दैट टाइम इंडिया वाज एन इजी प्रे फॉर एनी इन्वेडर एज इट वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। बाबर ने लगभग 16th सेंचुरी के आसपास 16th सेंचुरी के शुरुआत में ही भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत जो है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसके कारण से किसी भी इन्वेडर के लिए ये एक बहुत ही आसान शिकार हो सकता था, क्योंकि जब छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है तो हर किसी एक एक को हरा सकता है आसानी से। लेकिन अगर ये वो यूनाइट रहते तो उसे हराना मुश्किल था। दीज स्मॉल किंगडम्स वर इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप टू एनी फॉरेन एग्रेशंस। और ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ये किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए इनकैपेबल थे, यानी कि ये सक्षम नहीं थे। दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत जो था इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही आते आते अब उसकी जो है वो पहले ऐसी जो चमक थी, उसकी जो शक्ति थी वो अब कम पड़ गई थी। हिज पर्सनल ऑफिसर्स अपोज्ड हिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। उसके जो पर्सनल ऑफिसर्स थे वे ही उसका विरोध करने लगे और उन्होंने ही बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। द सिचुएशन और इन पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना, कश्मीर एटसेट्रा वाज क्वाइट बैड। तो इन सब जगहों की भी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी और यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लॉलेसनेस और डिसऑर्डर फैला हुआ था, यानी कि अराजकता और अव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई थी इन स्टेट्स में। द लोकल रूलर्स वर अनपॉपुलर एमोंग द मासेस। और जो वहाँ के जो लोकल शासक थे वो जनता के बीच में काफ़ी अनपॉपुलर थे। एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और इसी समय में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन हुमायूं। और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं उसका राजा बना था। बट इट वाज हुमायूं सन द अकबर द ग्रेट हु प्रूव टू बी द रियल ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन ये हुमायूं का बेटा ही था अकबर महान, जिसने मुगल साम्राज्य की रियल ग्लोरी को प्रूव किया था। अब इस मुगल साम्राज्य के बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। मुगल एम्परर्स। तो फर्स्ट मुगल एम्पायर है बाबर, जिसका रूलिंग टाइम है 1526 से 30 CE तक। जहीरुद्दीन मोहम्मद, कॉमनली नोन एज बाबर। बाबर का नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि कॉमनली बाबर के नाम से जाना जाता था और बाबर का मतलब होता है टाइगर। वाज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर एंड द डिसेंडेंट ऑफ टर्किश रूलर चंगेज़ खां हु हैड इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स। जो कि बाबर जो है वो तैमूर का पोता, ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता था तैमूर का, और टर्किश रूलर चंगेज़ खां का वंशज था, जिसने इंडिया पर कई बार आक्रमण किए थे। Babur was a brave soldier, an experienced general, a skilled horse rider, a sure shooter and a skilled swordsman. बाबर एक महान से बहुत ही ब्रेव साहसी सैनिक था और एक एक्सपीरियंस जनरल था, सेनानायक था और बहुत ही अच्छा वह घुड़सवार था, श्योर शूटर था, बहुत ही अच्छा निशानेबाज था और बहुत अच्छा तलवारबाज भी था वो। After becoming the ruler of Kabul, he conquered Ghazni and Samarkand, but his failure to bring Samarkand permanently under his control made him give up his ambition of expanding his empire in Central Asia. He had to head towards India. Babur was also attracted by the fabulous wealth of India. तो काबुल का शासक बनने के बाद उसने गजनी और समरकंद को अपने अधिकार में लिया, लेकिन समरकंद पर परमानेंटली कंट्रोल कर रख पाने में वो है जो असफल हो गया, उस पर अपना कंट्रोल वो नहीं रख पाया। तो इसलिए उसने अपना जो एम्बिशन था अपने साम्राज्य विस्तार का, उसको सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ाना शुरू किया और इस तरफ उसने इंडिया की तरफ उसने साम्राज्य अपना बढ़ाना शुरू किया। तो वह इंडिया की जो बहुत जहाँ की जो बहुत ज़्यादा धन संपदा थी उससे भी वो यहाँ पे से अट्रैक्टेड था, आकर्षित था। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE। बाबर ने पानीपत का फर्स्ट बैटल
1526 सी में पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी की सेना को हरा करके हिंदुस्तान का शासक वो बना था। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ अफगान एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंसेस। बाबर की जीत ने अफगानों की शक्ति को का अंत कर दिया और उसकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी उसको अच्छी तरह से बूस्ट कर दिया। He distributed his wealth generously to buy the confidence of public and Afghan chiefs who had opposed him. उसने बड़ी ही उदारता के साथ अपने धन दौलत को जो है वो लोगों के बीच में और अफ़गान के जो चीफ थे उनको बांटा ताकि वो उनका विश्वास जीत सके और वे उनका विरोध ना करें, वे लोग बाबर का विरोध ना करें। In order to have complete control over North India, बाबर had to defeat राजपूत्स as well. और जो नॉर्थ इंडिया पर कंप्लीट कंट्रोल करने के क्रम में बाबर को राजपूतों को भी हराना था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही राजपूत भी थे। तो जब नॉर्थ इंडिया को कंप्लीट कंट्रोल करना था तो उनमें उन राजपूतों को भी हराना था, और राजपूत जो थे वो बहुत ही महान योद्धा होते थे। द टू साइड्स मेट एट ए फिर्स्ट बैटल ऑफ खानवा वेयर राणा संगा वाज डिफीटेड। और ये दोनों पक्ष, राजपूत और बाबर, ये दोनों पक्ष खानवा में के युद्ध में मिले। इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, फिर्स्ट बैटल हुआ, जिसमें राणा संगा की हार हो गई। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर्स ऑन द राजपूत। और इस हार ने महान योद्धा राजपूतों की शक्ति का अंत कर दिया। बाबर वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट आल्सो ए लर्न स्कॉलर। बाबर न केवल एक बहुत ही महान सेनानायक था बल्कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान भी था। ही रोट बाबरनामा और तुजु के बाबरी इन टर्किश। उसने टर्किश भाषा में बाबरनामा यानी कि तुजु के बाबरी भी लिखा था। इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू बाबर्स लाइफ। और इसमें बाबर की लाइफ के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अब है हुमायूं। हुमायूं का देखिए रूलिंग पीरियड क्या था, 1530 से 40 था। उसके बीच में फिर वो उसको इंडिया से भगा दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और उसके बाद दोबारा वह इसने इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो फिर वह राजा बना, तो 1555 से 56 तक ही बना था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर फेस्ड इननंबरेबल डिफिकल्टीज टू रिटेन द मुगल एम्पायर इन इंडिया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, और इसने भारत में मुगल एम्पायर को बनाए रखने के लिए असंख्य समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा था। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंसेस टू हिज अदर 3 सन्स। बाबर के 3 और बेटे थे, तो बाबर ने उन तीनों को अलग से ही अलग अलग प्रोविंसेस दे रखे थे। द आर्मी वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेज ग्रुप्स। जो आर्मी थी उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के और अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के लोगों का कॉम्बिनेशन था। हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्पटी ट्रेजर। देखिए हुमायूं को विरासत में क्या मिला था, साम्राज्य तो मिला ही, लेकिन विरासत में साम्राज्य में खाली खजाना मिला था, खजाने के रूप में वहाँ पर उसको खाली मिला था। ही हैड टू फेस ओपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफ़गान्स एंड राजपूत्स। उसे अपने भाइयों की, रिश्तेदारों की, अफ़गान और राजपूतों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम्स विद हिज ओन फॉलीज। और उसकी खुद की मूर्खता के कारण भी उसने अपनी समस्याओं को कई गुना बढ़ा लिया था। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम। वह जो है वो अफीम का आदी था, और उसकी जो मिलिट्री एबिलिटी थी वो भी काफ़ी कम थी। हिज फादर हैड फेल्ड टू क्रश द पावर ऑफ अफगान्स फॉर गुड। साम्राज्य के अच्छे के लिए, साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अफ़गानों की शक्ति को कुचलना जरूरी था, लेकिन जो उसके पिता थे वो उसकी शक्ति को, अफ़गान की शक्ति को कुचल पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके थे, फेल हो गए थे। तो इस प्रकार से हुमायूं को जो है वो अफ़गानों ने हरा दिया था। अफ़गान शासक शेरशाह सूरी था, जिसने चौसा और कन्नौज में 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें उसने हुमायूं को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया, और उसके बाद हुमायूं को इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा, और जाके उसने ईरान में शरण ली 1540 सी में। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 सालों के बाद, जब हुमायूं जो है 15 सालों के बाद वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को इकट्ठा करता रहा, और जब शेरशाह के वीक सक्सेसर्स आए, कमज़ोर शासक आए, जिसमें सिकंदर सूरी था, तो उसको उसने हराया और दोबारा से इंडिया में एक बार फिर से मुग़ल एम्पायर को रिस्टोर किया। लेकिन दुर्भाग्य से
उसकी जो दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी, उसकी सीढ़ियों से स्लिप करके वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है डू यू नो। शेरशाह सूरी वाज एन अफगान, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान बाय रूलर ऑफ बिहार। शेरशाह सूरी एक अफगान था और उसको शेर खान की उपाधि बिहार के शासक ने दी थी। Gradually he brought Bihar and Bengal under his control and defeated Humayun at चौसा। धीरे धीरे उसने बिहार और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया और चौसा नामक स्थान पर उसने हुमायूं को भी हरा दिया। He took the title of Sher Shah and established an efficient administration in India under amirs in provinces। तो उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और प्रोविंसेस में अमीर को जो हेड बनाया, उनके अंडर में उसने इंडिया में एक बहुत ही प्रभावशाली मतलब अच्छी तरह से शासन व्यवस्था का प्रशासन का व्यवस्था की। ही सेटअप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, और उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी भी सेटअप करके रखी थी। और उसने जितनी भी कृषि योग्य भूमि थी, जो कल्टिवेबल लैंड थे, उन सब का जो है वहाँ पर उन भूमियों का कर निर्धारण करने का आदेश दिया ही। और उसने व्यापार, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इन सब को भी बढ़ावा दिया। उसे शेरशाह को फोर रनर ऑफ अकबर भी कहा जाता है, यानी अकबर का पूर्वज भी शेरशाह को कहा जाता है। नेक्स्ट अब है फिर अकबर। तो अकबर का देखिए रूलिंग टाइम था 1556 से 1605 सी तक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 14 अंडर द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खां। बैरम खां की गार्जियनशिप में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 14 ईयर्स की एज में शासक बने थे। द पोजीशन ऑफ मुगल्स वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। तो उस समय जो इंडिया में मुगलों की जो पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि हुमायूं ने दोबारा से ही जस्ट अपना साम्राज्य इंडिया में स्थापित किया ही था कि उसकी मृत्यु हो गई। और उसमें अकबर छोटा था, 14 ईयर्स के थे। उसी समय ये बैरम खां की गार्जियनशिप में शासक बने थे। तो उस समय मुगलों की स्थिति उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उसी समय हेमू विक्रमादित्य ने मुगलों आक्रमण किया और उसने मुगलों को हरा करके आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खां डिफीटेड हेमू इन 1556 सी। तो हमने देखा था पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें बाबर ने और हराया था इब्राहिम लोदी को और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ पर ये फिर से सेकंड टाइम में होता है, पानीपत में युद्ध होता है इनके बीच में, हेमू विक्रमादित्य के बीच में और मुग़लों के बीच में। तो मुग़लों की जो लीडरशिप करते हैं वो है बैरम खां करते हैं, और उन्होंने हेमू को हराया 1556 सी में और दोबारा से आगरा और दिल्ली को वापस ले लिया और आगरा को मुग़लों की राजधानी बनाई। दिस मेड बैरम खां इंजॉय पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड पावर। और इस कारण इसके बाद से बैरम खां की जो पोजीशन थी वो काफ़ी रिस्पेक्ट वाली और उसको काफ़ी पावर मिल गई थी। बट स्लोली डिफरेंसेस डेवलप्ड बिटवीन अकबर एंड बैरम खां। लेकिन जब ये बैरम खां को काफ़ी अच्छी पोजीशन मिल गई, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलने लगा, क्योंकि इसमें उन्होंने जो पानीपत का सेकंड बैटल था वो जीत करके दोबारा से आगरा और दिल्ली को वापस ले लिया था, क्योंकि उस समय तो अकबर छोटे थे तो इन्होंने ही किया। तो इस कारण से इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिला और इनको भी काफ़ी पावर्स भी दे दी गई। तो कई जब ऐसा हुआ तो ये काफ़ी मतलब कि लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे चिढ़ने भी लगे। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अकबर और बैरम खां के बीच डिफरेंसेस डेवलप होने लगे। तो फिर 1560 में बैरम खां को फोर्स करके, जब मतलब कि वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फोर्स करके उनको मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। Under Akbar, the Mughal Empire stretched from Kashmir in the north to Godavari River in the south and from Afghanistan in the west to Bengal in the east। तो अकबर के अंडर में मुग़ल एम्पायर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में गोदावरी रिवर तक और वेस्ट में अफ़गानिस्तान से लेकर ईस्ट में बंगाल तक फैला हुआ था। अकबर आल्सो कनकर्ड, अकबर ने इन सब जगहों पर गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, दक्कन और गुजरात, इन सबको भी अपने अधिकार में कर लिया था। अकबर सेटअप एन इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वेयर रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग। अकबर ने एक इबादत खाना की स्थापना की थी, इबादत खाना सेट किया था फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे हर शुक्रवार की शाम को रिलीजियस डिस्कशन होता था।
ही स्टार्टेड दीन ए इलाही, उसने दीन ए इलाही स्टार्ट किया था, जो कि एक डिवाइन फेथ है 1582 सी में, बाय ब्लेंडिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म एंड अदर फेथ्स विद इस्लाम। तो ये दीन ए इलाही क्या था, इसमें सभी धर्मों के जितने भी गुड पॉइंट्स थे, अच्छे अच्छे जो भी बातें होती थी, उन सबको मिला करके बनाया गया था। और जैसे कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, ये और साथ ही इस्लाम धर्म, इन सभी धर्मों के जितने भी अच्छी बातें थी, उन सब को मिला करके ये बनाया गया था। तो दीन ए इलाही ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये क्या था, एक सोशल रिलीजन पाथ था, जो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच की दूरी को कम कर सके। तो इस तरह का ये एक सामाजिक धर्म टाइप का धर्म था। In 605 अकबर पास्ट अवे, ही वाज बरीड एट सिकंदरा 6 miles फ्रॉम आगरा। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसको सिकंदरा में दफना दिया गया, जो कि आगरा से 6 miles की दूरी पर है। नेक्स्ट है, डू यू नो सिरी वाज नेम्ड फतेहपुर सिकरी सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर द कनकस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात जीतने के बाद जो सिरी था, उसका नाम फतेहपुर सिकरी रख दिया गया और इसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सुलह ए कुल और यूनिवर्सल पीस एंड हारमोनी वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही धर्म का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति और मिलजुल करके रहने का जो ये विचार था, ये दीन इलाही धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ये देखिए, अकबर का मुग़ल एम्पायर की बाउंड्री थी अंडर अकबर। अकबर के शासनकाल में मुग़ल एम्पायर की बाउंड्री इसमें दिखाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का जो है ये आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं डालूँ इसकी वीडियो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।